हम लोग का चैप्टर है चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 4 पर इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ लिया था, कल स्टार्टिंग कर दिया था, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होता है और किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डेवलप होता है, उसके लिए ऑर्स्टिड का एक्सपेरिमेंट इसको मैंने कराया था, किस तरह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इसके अलावा हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, मैग्नेटिक फोर्स। जब किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और उससे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और उसका फॉर्मूला निकाला था, जो कि F इक्वल टू IBL साइन थीटा करके था, जहां पर थीटा जो था एंगल बिटवीन I एंड B था, यानी कि एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जब परपेंडिकुलर रखा गया था तो फिर हम लोगों ने उससे अपना मैग्नेटिक फील्ड के डिफिनेशन निकाला था। F इक्वल टू IBL आया था सिर्फ, क्योंकि जब परपेंडिकुलर रखा जाएगा कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के तो थीटा 90 होगा और साइन 90 जो होता है 1 होता है, तो इससे F इक्वल टू IBL आया था। फिर B की वैल्यू को हम लोग निकाले थे यहाँ से, तो F डिवाइडेड बाई IL आया था। और इस तरह से हम लोगों ने इसका यूनिट क्या निकाल लिया था, बी का यूनिट न्यूटन, फोर्स का होता है न्यूटन और करंट का एम्पियर, और ये एल जो होता है लेंथ होता है, तो इसका यूनिट मीटर। और इस तरह से आया था न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और ये 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को ही हम लोगों ने इसका नाम दिया था 1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है ना टेस्ला जाना था। एक इससे भी छोटी यूनिट होती है 1 टेस्ला जो होता है, 1 टेस्ला सीजीएस सिस्टम में 10 टू द पावर 4 गॉस के इक्वल होता है, ये गॉस के इक्वल होता है। तो इस तरह से 2 यूनिट जाना था। और हमने शुरुआत में ही बताया था कि जब किसी कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर उस पर फोर्स लगेगा, जो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो हमने बता दिया कितना लगता है, F इक्वल टू IBL साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगता है, और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तब कितना फोर्स लगता है, ये सब चीजें जो है आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब कोई एक मूविंग चार्ज है Q और उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में इंटर करा रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, और उस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है या पाथ ऑफ द मोशन कैसा होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग आज जानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग किसी पेज के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और पेज के परपेंडिकुलर अपवर्ड, 2 डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल बनाते हैं। जैसे अगर कहीं पर इस तरह से क्रॉस बने हुए, क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब ये है कि ये इक्वल स्पेसिंग लेते हुए हैं, यानी सभी में ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द plane of the page in the downward direction. The direction of the magnetic field is perpendicular to the plane of the page, यानी कागज जो होता है ना, कागज,
उस कागज के सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होता है इस क्रॉस का मीनिंग, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से लिया गया। लेकिन उसी चीज को अगर हम लोग ये मान के चलते हैं ना, जैसे जो तीर धनुष होता है, तीर धनुष का नाम सुने हो, एरो और बो। तो जो तीर होता है, एरो होता है, तो उसका जो है अगर हम लोग ऊपर की तरफ से उसको, इसका नुकीला ऐसे होता है, जबकि ये पीछे की तरफ जहां पर हम लोग रस्सी में फंसा करके इसको आगे की ओर छोड़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसे होता है इस टाइप का, और ये होता है ऐसे। तो अगर हम तीर को ऊपर इस वाले डायरेक्शन से इधर नीचे जमीन में इसको धंसा दें, तो हमको केवल ये नुकीला दिखता है, केवल ये नुकीला दिखेगा, ये पॉइंट नुकीला दिखता है। तो ये होता है। और जबकि ऊपर की तरफ से अगर तीर को ये इसके एरो साइड से अगर जमीन में धंसाया जाए, तो ये केवल क्रॉस दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पर केवल जो है ना ये क्रॉस का साइज दिखता है, तो इसलिए ये क्रॉस बनता है। और जबकि अगर हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से जमीन में इसको हम लोग क्या कर दे, धंसा दे, तो हमको केवल ये पॉइंट दिखता है। तो अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड को अगर ऐसे पॉइंट में दिखाया गया है, ऐसे पॉइंट में, तो इसका मीनिंग ये है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ द पेज। ये जो होता है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ द पेज। ठीक है, यानी जो भी हमारा कागज का तल है, यानी जो पेपर हम लोग कागज पलटते हैं, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। जबकि यहां पर क्या है, द डायरेक्शन ऑफ, यहां लिख देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड is in the downward direction to the plane of the page। ठीक है, the direction of the magnetic field is the in the downward direction to the plane of the page। जबकि इसमें क्या बताया मैंने, इसमें बताया ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेज। ठीक है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अब यहां पर हम लोग बात करने जा रहे थे कि अगर किसी मूविंग चार्ज को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराएं, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों ही केसेस में जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, तो वहां पर क्या होता है, उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। और ये फोर्स क्या करता है, उस चार्ज पार्टिकल को एक डेफिनेट पाथ में या एक डेफिनेट डायरेक्शन में उसको रोटेट या मूव कराने की कोशिश करता है। तो यहां हमको देखना है कि उस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ ऑफ द मोशन होगा, यानी घूमने का पाथ होगा, वो कैसा होगा। स्ट्रेट भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, या हेलिकल भी हो सकता है, यानी हेलिक्स यानी सर्पिलाकार भी हो सकता है। ठीक है, ये तीन तरह का शेप हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल या तो विदाउट डेविएशन यानी कि विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट चली जाए, या ये हो सकता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगे, या फिर हो कि वो जैसे स्प्रिंग का शेप होता है, पेन में स्प्रिंग लगा होता है उस शेप का, यानी हेलिकल, या इसको हम हेलिक्स भी बोलते हैं सर्पिलाकार हिंदी में, तो उस टाइप का शेप बना ले।
तो कब हेलिक्स बनेगा, कब सर्कुलर बनेगा और कब विदाउट डेविएशन चला जाएगा, ये तीनों कंडीशन पे हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उस केसेस में जो पाथ ऑफ द चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है वो सर्कुलर होता है। इसको हमें याद रखना है, कैसा पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, क्यों सर्कुलर पाथ होता है, क्या रीजन है, इसको समझते हैं। यहां पर अभी हमने बताया कि ये जो क्रॉस साइन बने हुए, क्रॉस सिंबल्स बहुत सारे बनाए हैं, इसका मीनिंग हमने क्या बताया था, इसका मीनिंग अभी बताया कि this shows that the direction of the magnetic field is in the downward direction to the plane of the page। यानी कि जो भी हमारा कागज का तल है यानी प्लेन ऑफ द पेज है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब अगर मान लेते हैं इधर से एक मूविंग चार्ज पार्टिकल Q जो है v वेलोसिटी से इसके अंदर इंटर करता है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल इंटर करता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन दिस केस द पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर, यानी ये जो है एक सर्किल में घूमने लगता है। ठीक है, एक सर्किल में क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है इस सर्कुलर पाथ पर घूमने लगता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये डिपेंड करता है इस चार्ज पार्टिकल के नेचर पे। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है क्लॉकवाइज, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी ये डाउनवर्ड में दिया ही है इसलिए इसको हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो उस केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अपवर्ड होती है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अब इसके बाद हम लोग ये भी पढ़े हैं पिछले क्लासेस में, क्लास 11th में, कि when any particles moves on the circular path with constant speed or without constant speed, then a force exerts towards its center, which is called centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, when a particle moves on the circular path a force exert towards the center of the circular path, यानी जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स या हिंदी में उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, तो ये मिलता है क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल है, तो जब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव करेगा, घूमेगा, तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है और ये जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स होता है। और उस केसेस में इस फोर्स को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे लॉरेंस थे, इसलिए इसको लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। लॉरेंस फोर्स कितना लगता है ये डिपेंड करता है ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है इस मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए इंटर करता है। अगर मान लेते हैं Q चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में थीटा एंगल बनाते हुए इंटर करता है। The direction of the velocity of the charge particle with the magnetic field is theta. That means the charge particle makes an angle theta with the uniform magnetic field B,
then the magnetic force on that charged particle will equal to q v b sin theta, and this force is called Lorentz force. This Lorentz force is only for uniform magnetic field. If the charged particle enters into the electric field, then there will be two forces, magnetic force and electrical force. Then the total force is F equal to इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस कर रहे थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में थीटा एंगल बनाते हुए इंटर करता है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो QVB sin थीटा लगता है। इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहां पर ये क्या आता है, Q तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे ही रहता है, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं V क्रॉस D, क्योंकि हम लोग और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जब इधर वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इधर भी वेक्टर लगा देंगे। अब यहां पर क्यों ये ऐसे कैसे लिख दिया, सिंस A क्रॉस B इक्वल टू होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B and sin theta, where theta is the angle between A and B vector, then ये आता है AB sin theta। ये चीज यहाँ पे आ जाता है। तो ये तब आता है जब केवल ये चार्ज पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में इंटर करता है, लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल केवल मैग्नेटिक फील्ड में ही इंटर ना करके साथ में अगर कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होता तो वहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं और E इक्वल टू होता है F अपॉन Q होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन क्या होती है, ये क्या है, ये चार्ज है और ये क्या है, फोर्स है। यानी कि जब हम लोग यूनिट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि किसी हम लोग क्या करते हैं चार्ज के पास ऐसे रीजन या ऐसे एरिया पर लाते हैं जिसके लिए उस पॉइंट पर लाने पर हमको F न्यूटन का फोर्स लगता है, F न्यूटन का फोर्स लगता है, तो F बाई Q का जो रेशियो आता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो E इक्वल टू होता है F अपॉन Q, इससे F की जो वैल्यू निकालते हैं तो ये Q इंटू E हो जाता है, जिसमें से अगर इसको भी वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, तो यहाँ पर हम कैपिटल E लिख लेते हैं FE, इधर फोर्स में वेक्टर क्वांटिटी और Q स्केलर होता है, फिर E वेक्टर होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये Fe इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। इस तरह से टोटल जो फोर्स आएगा, टोटल फोर्स हमारे पास तो कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स F इक्वल टू आता है Fm और प्लस Fe, यानी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू यहां पर Q इंटू V वेक्टर इंटू B और प्लस यहां पर Q इंटू E वेक्टर। इसमें से हम चाहे तो Q को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस E वेक्टर। ये फोर्स जो निकला F फोर्स, ये तब निकला है जबकि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंटर करता है, तो उस केसेस में जो टोटल फोर्स लगता है उस चार्ज पार्टिकल पर वो लगता है कितना, Fm प्लस Fe, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ये
क्यू वी बी साइन थीटा, और उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में जब लिखे तो यहाँ पर Q इक्वल टू V क्रॉस B हो गया। तो यहां से हमने जब टोटल फोर्स निकाला Fm के जगह Q इंटू V क्रॉस B लिख दिया, प्लस Fe यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स की जगह पर Q इंटू E वेक्टर लिख लिया। दोनों में यहाँ पर Q Q टर्म कॉमन था, कॉमन कर लिया, यहाँ से V क्रॉस B आ गया प्लस E आ गया। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, साथ में कंपटीशन में भी बहुत आते हैं। ये जो पूरा हमने बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो इसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और if there is the electrical field as well as the magnetic field, there is the sum of the two forces, magnetic force and the electrical force, and the total force on that moving charge particle will be equal to F equal to Fm plus Fa, that is this is the total force on that moving charge particle। ये तब होता है जब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज हो, तब टोटल फोर्स जितना लगता है ये भी लॉरेंस फोर्स ही कहलाता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड होता, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, उस केसेस में यहां पर ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स की जो मैंने वैल्यू बताई थी, इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगता, ये F इक्वल टू Q इंटू E नहीं लगता, बल्कि क्या लगता, और इस समय पाथ इसका कैसा होता उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब मान लेते हैं, ये तो मैंने बताया कि जब कोई Q चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में थीटा एंगल बनाते हुए इंटर करता है तो उस पर, उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स Q VB साइन थीटा लगता है। अब हम लोग ये मान ले, इफ चार्ज पार्टिकल, अगर हम लोग ये मान लें कि चार्ज पार्टिकल जो है, इफ चार्ज पार्टिकल इंटर्स perpendicular to the uniform magnetic field, देन क्या होगा, देन थीटा जो होगा हम लोग 90 डिग्री ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, थीटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर के केसेस में। और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो साइन थीटा कितना, यानी साइन हमारा यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन 90 लिखेंगे, और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 होती है। इस केसेस में हमारा जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स Fm जो होगा कितना आ जाएगा, यहां से QVB ये निकलेगा मैग्नेटिक फोर्स। और हमने क्या बात की, और हमने बात ये की, when any particle moves on the circular path, a force is required towards its center, and this force is called centripetal force. This force is called centripetal force. This force obtained from this magnetic force, यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, ये मिलेगा इसको मैग्नेटिक फील्ड से। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, हम लोग जानते हैं, यहां पर पहले एक बात लिख देता हूं, when charged particle moves on the circular path, मैंने ये बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उस चार्ज पार्टिकल का पाथ जो होता है सर्कुलर होता है। और जब कोई
चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसके बाद क्या होगा, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ देन सेंट्रीपिटल फोर्स acts towards its सेंटर का मतलब जो हमारा सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर पे काम करता है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, Fc लिख दिया, C फॉर सेंट्रीपिटल, Fc इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, where r is the radius of the circular path and m is the mass of the circular path। और इसका रेडियस कितना बता दिया, रेडियस है स्मॉल r, ये फॉर्मूला होता है। फिर मैंने ये कहा कि ये जो हमारा मैग्नेटिक, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस मैग्नेटिक फोर्स से ही ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करेंगे तो इससे आ जाएगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा कि सिंस द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फोर्स देयरफॉर mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू qvb, ये आ जाएगा। और इससे हम क्या कर सकते हैं, एक v से एक v कैंसिल होगा, इससे हम चाहे तो b की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, या रेडियस ऑफ द पाथ निकाल सकते हैं। यहां से अगर r को राइट हैंड साइड में भेज दें तो यहां पर क्या आएगा, ये qvb लेफ्ट में आ जाएगा, यानी mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर को mv टू v लिख सकते हैं, और ये qvb एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा और mv अपॉन qb आ जाएगा। ये हमारे पास mv इंटू qv करके क्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ निकल जाएगा। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ तो निकल गया। अब इस पाथ को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, यानी इस रेडियस का लेकर के क्या करेंगे। अगर ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है अगर पूरा 1 रिवोल्यूशंस लगाता है सर्कुलर पाथ पर, 1 रिवोल्यूशंस लगाएगा तो जो टोटल इनके पास जो पाथ कवर्ड किया जाएगा 1 रिवोल्यूशंस में, वो सर्कुलर पाथ के सरकमफरेंस के इक्वल किया जाएगा, यानी 2 पाई r के इक्वल किया जाएगा। और उस केसेस में टोटल जो टाइम टेक किया जाता है टू कंप्लीट इन 1 रिवोल्यूशंस, टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर जो v जो है हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में इसको कैसे लिखा जा सकता है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। और साथ में हमने जो बताया अभी पे टाइम पीरियड और उससे बातें, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कोशिश करेंगे सीखने के लिए। अभी जो है